तो बच्चों अब हम जो बात करने वाले हैं एरर के बारे में, जो परसेंटेज एरर है, एरर होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, ये आपको समझना जरूरी है। देखो दो वैल्यू होती है, जब कोई चीज आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो कोई चीज। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप का होता है, एक तो क्या होता है फिजिकल वैल्यू। जब कोई फिजिकल वैल्यू आप मेजर करते हो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, चाहे वो स्केल हो, चाहे वो बर्नियर हो, चाहे वो आपका स्क्रू गेज हो, चाहे आपका वो माइक्रोमीटर हो, सबसे कुछ ना कुछ एरर होता है। इवन हमारा लीनियर स्केल होता है, उस पर भी एरर प्रोड्यूस होता है। तो एरर हम जानेंगे एरर होता क्या है, कैसे हम एरर को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो अब मैं बात कर लूं अगर इस चीज की, तो एरर क्या होगा, एक आपका वैल्यू होता है ट्रू वैल्यू। जैसे आपको सपोज करो मैं बोल दूं कि आप इस बोर्ड की लेंथ मेजर करो स्केल मीटर से, तो आप इस बोर्ड की लेंथ मेजर करो, तो आप क्या करोगे, एक वो सेंटीमीटर वाला स्केल ले लोगे जो आता है घूमने वाला, एक वो ले लोगे, या फिर सिंपल एक लीनियर स्केल ले लोगे, आप उससे वैल्यू मेजर करोगे। तो एक होता है ट्रू वैल्यू। अगर मैं बोल दूं इस स्केल की ट्रू वैल्यू है, सपोज करो कि 400 mm, ये जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोल दूं इस स्केल की ट्रू वैल्यू है बच्चों, वो है 400 mm। आपने क्या किया, आपने कुछ ना कुछ उसको ऑब्जर्व किया होगा, ऑब्जर्वेशन आपने कुछ ना कुछ लिया होगा। जब आपने उसको मेजर किया होगा तो आपका कुछ एक वैल्यू आया होगा, उसे हम बोलेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मान लो आपने ऑब्जर्वेशन लिया 399 mm का, तो इधर कितना आ गया 1 mm, इधर कितना आ गया 1 mm का। ये जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में, वो क्या है, हमारा एरर है। जो आप मेजरमेंट ले रहे हो इसके बीच में जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में, दैट कॉल्ड एरर। सो अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछेगा एरर की डेफिनेशन क्या होगी, तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। ठीक है, अब कितने टाइप का एरर होता है ये हम पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं एरर हम ये पढ़ेंगे। तो बच्चों आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन इसकी ये होगी, डिफरेंस बच्चों दिखाई पड़ रहा है ना सही से, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू मतलब वास्तविक वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व जो लिया वो वैल्यू हो गई हमारा ऑब्जर्व। बच्चों आपको सही से दिखाई पड़ रहा है ना ऑब्जर्व वैल्यू, क्या क्वांटिटी मतलब जो राशि ली है आपने, ठीक है, इज नोन एज एरर, इज नोन एज एरर, ये एरर हो गया। अब सपोज करो मैं आपको चीज बता रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं और मुझे क्या मिल रहा। सपोज कर रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं मुझे नीट क्वालिफाई करना है, 720 मार्क्स लाने हैं, मिल क्या मुझे रहा है कि मैंने मार्क्स पाया 300, उसके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा, वो भी एक एरर है। कहीं ना कहीं वो मेरी गलती हुई, या कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई, वो गलती चाहे मुझ में है या एग्जाम में है, कहीं भी हो सकता है, वो भी एक एरर है हमारा। ठीक है, तो एक थिंकिंग एरर भी होता है। पर इसको आप पढ़ लो, फिर मैं आपको इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपको दिख नहीं रहा है तो और बड़ा लिखूंगा बच्चों, जिससे आपको पूरा साफ साफ दिख जाए, क्योंकि जब आपको दिखेगा सही से तभी आप उसको नोट डाउन कर पाओगे बच्चों। ठीक है, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लो। अब कितने टाइप के एरर होते हैं, एरर कितने टाइप के होते हैं बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइप ऑफ एरर भी तो हमें आना चाहिए। अगर टाइप ऑफ एरर नहीं आएगा तो फिर हम एरर निकालेंगे कैसे। तो टाइप ऑफ एरर भी हमें जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि टाइप्स ऑफ एरर हमारा होता क्या है और हम निकालते कैसे हैं। ठीक है,
अब बच्चों टाइप्स ऑफ एरर भी आपको पढ़ा रहा हूं कि टाइप्स ऑफ एरर कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। वो टाइप्स ऑफ एरर हम कैसे निकालेंगे, टाइप्स ऑफ एरर होता क्या है, ठीक है। एक होता है, अब यहां लिख देता हूं मैं, टाइप्स ऑफ एरर्स। कितनी टाइप की गलती होती है, एरर कितने टाइप के होते हैं वो आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर आपको समझ में आना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ एरर मैं आपको बता देता हूं क्या होता है, कितने टाइप का होता है। एक होता है बच्चों, इसको जरूर आप नोट डाउन कर लेना, सिस्टमैटिक आर एक क्या है, सिस्टमैटिक है या कंट्रोलेबल है, आप मतलब कंट्रोल कर सकते हो तो उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर। दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है हमारा रैंडम एरर्स, ठीक है। एक क्या है, सिस्टमैटिक एरर्स है, दूसरा क्या है, रैंडम एरर्स। आपको शब्द देख करके ही इसका आप करोगे, आप शब्द ही देखोगे, आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने लिखा क्या है और ये एरर है क्या। सिस्टमैटिक, जिस एरर को कंट्रोल हम कर सकते हैं, जो सिस्टमैटिक हो, जिसकी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव में आ रही हो, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हो, उसे क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर। मतलब कहने का मतलब क्या है, इनके जो काजेज हैं वो हमारा पता हो हमें, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे नोन काजेज। हम इनके कारण जानते हैं सिस्टमैटिक एरर के और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ये मे बी पॉजिटिव में हो सकती है और मे बी निगेटिव में भी हो सकती है। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव में भी हो सकती है और निगेटिव में भी हो सकती है। रैंडम एरर्स बच्चों, सपोज करो मैंने आपको एक इसी बोल्ड का मैंने बार बार आपको लेंथ मेजरमेंट करने को दे दिया, मैंने दे दिया मेजरमेंट करने के लिए, और आप 10 बार एक ही स्केल से उस रीडिंग को 10 बार आप ले रहे हो, ठीक है। सपोज करो एक बार इसकी लेंथ आई 400 mm, एक बार आई 399 mm, एक बार आई हमारा 401 mm। आप ही मेजर कर रहे हो इसको, मतलब क्या हो रहा है, रिपीटेबिलिटी हो रही है। क्या हो रही है, रिपीटेबिलिटी हो रही है। आप रिपीट कर रहे हो वैल्यू को, तो वैल्यू तो रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है प्रोसेस वो, लेकिन वैल्यू हमेशा अलग अलग आ रही है। तो ये ऑटोमेटिकली एरर कहीं ना कहीं ये इसमें है, ये आपकी वजह से नहीं आ रहा है। आप आखिर वैल्यू तो मेजर कर रहे हो, पर आप बार बार वैल्यू को मेजर कर रहे हो, लेकिन अलग अलग वैल्यू आ रही है। आप एक ही रीडिंग को मेजर कर रहे हो, बट रीडिंग वो अलग अलग आ रही है। तो ये क्या हो गया, हमारा रैंडम एरर्स हो गया। इसे क्या बोलेंगे, रैंडम एरर्स बोलेंगे, ठीक है। अब बच्चों जो सिस्टमैटिक एरर है ये 3 टाइप का होता है। रैंडम एरर में आपको बता दिया रैंडम एरर क्या होता है, उसमें रिपीटेबिलिटी का केस आता है। अब मैं आपको बताऊंगा अभी कि रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है, ये भी आपको बताऊंगा। थोड़ा पेशेंस रखो, मैं एक एक चीज, ये जो पूरी वीडियो बनेगी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ही इसमें कंटेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स दिए गए हैं। तो कंटेंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बस आप क्लासेस को इंटरेस्टिंग रखो, और आपको मैं ये पूरा कोशिश करूंगा कि एरर आपको इतने अच्छे समझ में आ जाए कि आप किसी को भी एक्सप्लेन करके बता सको, ठीक है। क्योंकि एरर जल्दी कोई पढ़ाता नहीं, अगर पढ़ाता है तो खुद ही एरर बन जाता है वो। तो एरर बहुत ही मुश्किल होता है पढ़ाना, इसलिए मैं आपको एरर आज बता रहा हूं। एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई लेवल पे, जेई में आते हैं इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। या तो माइक्रोमीटर का ले लेगा, या तो स्क्रू बेस का ले लेगा, या तो वर्नियर को ले लेगा, रीडिंग दे देगा, बोलेगा एरर किस टाइप का है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अब ये अगर
इनके रीजन आप जानते हो तो इनका आप प्रिवेंशन भी कर लोगे। इनके तो रीजन आपको पता ही नहीं है क्या रीजन है, तो इनका प्रिवेंशन भी नहीं कर पाओगे आप। तो इसके कितने टाइप हो गए, इसके भी टाइप लिख लो, इसके भी टाइप आप लिख लो कि कितने टाइप के एरर हमारे ये होते हैं। अगर कोई पूछे सिस्टमैटिक एरर कितने टाइप का होता है, सिस्टमैटिक एरर के काजेस डिफाइन है, इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव में आएगी या तो निगेटिव में आएगी। ये कंट्रोलेबल है, कंट्रोल किया जा सकता है, अगर हमको काज पता है तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। ठीक है बच्चों, दिखाई पड़ रहा है आपको? अगर साफ नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो आप बोल दो, मैं इसको फिर से नोट डाउन कर लूंगा, पर आपको समझ में आना चाहिए। फिर इन्वायरोमेंटल एरर। फिर तीसरा क्या हो गया हमारा? तीसरा हमारा हो गया बच्चों ऑब्जर्वेशनल एरर। ये भी बहुत क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ एरर हमारे दो टाइप के हैं, पहले तो सिस्टमैटिक और रैंडम एरर। अब जो सिस्टमैटिक एरर है बच्चों, जिनके हमें काजेस डिफाइन हो रखे हैं, वो हमारे तीन टाइप के हैं, इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। सपोज करो कोई आपको ऐसी वैल्यू मेजर करनी है जो हमें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि आपको एक वायर दे दिया जाए, या एक आपको दे दिया जाए वायर या कुछ भी दे दिया जाए, आप सपोज करो यही स्केल है जिससे मैं कहा रहा हूं ये मार्कर है। इस मार्कर की लेंथ है हमारी 20 mm, सपोज करो 20-30 mm। सपोज करो इस मार्कर की लेंथ है 30 mm, ठीक है। अब इस मार्कर की लेंथ आप किससे मेजर करोगे? किसी ना किसी चीज से मेजर करोगे। तो आप जिससे मेजर करोगे, जो मेजरेबल डिवाइस होगी, क्या वो सही है जिससे आप मेजर कर रहे हो? जो इस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो, क्या वो इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है? क्या वो कैलिब्रेट है? मतलब इंस्ट्रूमेंट से नहीं सही है तो फिर गड़बड़ आएगी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? वो इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर हो जाएगा। इसका बोल सकते हो कि डिजाइन सही नहीं है, डिजाइन इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का है, अनकैलिब्रेटेड है, कैलिब्रेशन हुआ नहीं है। और क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरर एरर, मैन्युफैक्चरर एरर कि जिसने बनाया वो सही बनाया ही नहीं है। जब डिजाइन ही नहीं सही बनी है तो मेजरमेंट नहीं सही कर पा रहा है। जब मेजरमेंट नहीं सही कर पा रहा है तो वो भी एक हमारा एरर है। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी हमारा है। इस एरर को हम कभी दूर कर सकते हैं जब इंस्ट्रूमेंट हमारा हाई क्वालिटी का हो, हाई प्रेसाइज हो, हाई वैल्यू हो। तो हाई वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट होगा तभी वो हमारा जो है क्या होगा, क्वालिटी उसकी परफेक्ट होगी, वो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं, कोई भी हम लेंथ मेजर करते हैं, कोई भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी मेजर होती है, या कोई भी हम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर मेजर करते हैं, मैकेनिकल पैरामीटर मेजर करते हैं, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं वो हमेशा कैलिब्रेटेड होता है। कैलिब्रेशन क्या होता है मैं एक वीडियो इस पे बताऊंगा, आपको बनाऊंगा, कैलिब्रेशन आपको अच्छे से समझाऊंगा, और आप ये चीज जान लो, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल एरर क्या होता है? इन्वायरमेंटल एरर क्या है? कहीं किस प्रेशर पे हमें वैल्यू लेनी है, इसका एग्जांपल अभी आपको दे रहा हूं। किस टेम्परेचर पे वैल्यू लेनी है, ठीक है, और कितना ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, किस ह्यूमिडिटी पे वैल्यू लेनी है, और कितना डस्ट होना चाहिए। सपोज करो कि मैं आपको बोल दूं एक मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने के लिए, और मेजर आपको क्या करना है, आपको मेजर क्या करना है कि मैं बोल दूं किसी चीज का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, कोई भी मैं आपको दे दूं मेटल, उसका रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है सर्किट कनेक्ट करके। तो आप जिससे मेजर करोगे, जो मेजरेबल डिवाइस होगी, जो मल्टीमीटर होगा या जो भी होगा, तो वहां कुछ चीजें चेक करोगे ना। जब आप रेजिस्टेंस चेक करोगे
तो एक तो देखोगे कि एक्यूरेट है कितना। अब किसी मेटल का अगर आप रेजिस्टेंस मेजर करना है तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर भी हमें पता होना चाहिए कितना है, किस टेम्परेचर पे उस मेटल को हम ले रखे हैं, उसकी मेटल की क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो आपको उस वैल्यू पे जो है मेजर करना होगा। या सपोज करो कि हम सिंपल सा ले लो, जैसे गोल्ड वाले को देखा होगा आपने, जब आप गोल्ड बनवाने जाते हो या आप चांदी सिल्वर जो होता है जो आप बांधते हैं ज्वेलरी, तो उसको बनवाने जाते हैं तो जब गोल्ड का वेट करता है वो सुनार क्या करता है, उसका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो उसका क्या होता है, फिजिकल जो हमारा होता है, तुला जो होता है, ठीक है, जो हमारा होता है वो क्या करता होगा, चारों ओर से देखा होगा आपने कि शीशा बना लगा रखा होगा जिससे कहीं एयर ना जाए, डस्ट ना जाए, क्योंकि वो भी तो मेजर हो जाएगा। तो बहुत ही हमारा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मेजर करते हैं, इसीलिए हम उसको चारों तरफ से ढक के रखते हैं कहीं एयर ना जाए, डस्ट ना जाए। तो वो भी एक टाइप का वो चला गया, तुम्हारा एनवायरमेंट एयर हो गया। इसीलिए हमेशा अगर डस्ट चला गया फिर भी वो इम्परफेक्ट हो गया, क्योंकि 1 ग्राम या पॉइंट कुछ ग्राम का एयर वो ले लेगा। तो इसीलिए हम बिल्कुल एक बंद एटमॉस्फेयर में उस गोल्ड को हम मेजर करते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, गोल्ड और सिल्वर मेजरमेंट, गोल्ड और सिल्वर मेजरमेंट, ठीक है बच्चों। इसका एग्जांपल ये हो गया कि जो हम गोल्ड या सिल्वर मेजर करवाने जाते हैं, एनवायरमेंटल एयर का भी एक एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि वो क्या करता है ज्वेलरी वाला, वो अपना बिल्कुल जो उसका तराजू होता है, ठीक है, जो उसका बैलेंस होता है, वो क्या करता है बिल्कुल हमारा एनवायरमेंट में वो रखता है सेव करके, कहीं हवा ना जा पाए उस पर। देखना आप लगा होगा मेरे सारी साइड से, इस चीज को आप जाकर के देखना भी, तब मुझे बताना। अब बच्चों ऑब्जर्वेशनल ईयर क्या हुआ, ऑब्जर्वेशनल ईयर ये हुआ इम्परफेक्ट मेजरमेंट, कि आपने मेजरमेंट करने में ही गलती कर दी, मतलब ये लगभग ह्यूमन एरर होता है कि आपको 1 mm मेजर करना, आपने 2 mm मेजर कर लिया, या आपको लिखना है रीडिंग 1 mm का, आपने 2 mm का रीडिंग लिख लिया, तो ये क्या हो गया हमारा ह्यूमन एरर होता है, ये ऑब्जर्वेशनल एरर हो गया, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो, आपने ऑब्जर्वेशन का केयरलेस कर दिया, या सही से केयर आप उसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को बच्चों नोट डाउन कर लो, तब मैं आपको आगे बताता हूं और अच्छे से। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा इन चीजों के बाद, अब आप पूछोगे रैंडम एरर क्या होता है। रैंडम एरर क्या होता है ये जानो, रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स क्या होता है, हमारा जो एरर आ रहा है मेजरिंग करते टाइम जो एरर आ रहा है उसका काजेस हमें पता ही नहीं हो। जो हमारा रैंडम एरर है उसका काजेस हमें पता ही नहीं हो, तो इसका क्या हो गया अननोन काजेस, हमें काज पता नहीं है कि किस कारण से वो आ रहा है, काजेस हमारे अननोन हो गए। और क्या हुआ हमारा, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप इसको वैल्यू लोगे वो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, ये भी होगा हमारा, वैल्यू भी वेरिएबल होगा और साइन भी डिफरेंट होगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ठीक है अभी। और अननोन केसेस होते हैं, अननोन काजेस, कि जब हम इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो उसका काजेस क्या होता है, अननोन होता है। जैसे मैं सपोज करो मैंने रिपीटेबिलिटी का एग्जांपल दिया, मैं ही हूं, मैं इस व्हाइट बोर्ड मार्कर का लेंथ मेजर कर रहा हूं और 20 mm इसकी लेंथ है। मैंने 4 वैल्यू मेजर की, पहली वैल्यू मेजर की 20 mm, दूसरी वैल्यू मेजर की 21 mm, तीसरी वैल्यू मेजर की 19 mm, फोर्थ वैल्यू मेजर किया मैंने 18 mm। मतलब मैंने चारों टाइम 4 डिफरेंट वैल्यू मेजर किया, मतलब 4 रीडिंग हमारी अलग अलग आई।
जब हमारी 4 रीडिंग अलग अलग आई तो इंस्ट्रूमेंट तो हमारा यही है जिससे हमने मेजर किया। एक मैंने स्केल ले लिया लीनियर, ठीक है, और हमारा एक ही मेजरिंग जो है क्वांटिटी है, यही हमारा व्हाइट बोर्ड मेजर। इसको हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार देख रहे हैं रीडिंग हमारी अलग अलग आ रही है। तो ये हमारा क्या है, अननोन ईरर है। हमें पता ही नहीं है कि ये एमएससी क्यों बार बार रिपीट हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं मेजरिंग सिस्टम एनालिसिस। ये बार बार हमारा हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, हमारा वैल्यू रिपीट हो रही है। तो ये क्या हो गया, रिपीटेबिलिटी। अब अगर मैं आपसे बोल देता कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या हुआ, क्या रिप्रोड्यूसिबिलिटी रैंडम एरर का एग्जांपल हो सकता है? क्या रिप्रोड्यूसिबिलिटी रैंडम एरर का एग्जांपल हो सकता है? अब मैं बताऊंगा आपको रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होगी और क्या रिप्रोड्यूसिबिलिटी रैंडम एरर का एग्जांपल होगी। तो अगर मैंने बोल दिया नहीं, और यही वैल्यू हमारा स्केल का ही जो है, यही स्केल का ये हमारा ये है व्हाइट बोर्ड मार्कर, इसकी रीडिंग हमें बार बार लेनी है, लेकिन मैं ये नहीं लूंगा। इसको राम, श्याम, मोहन, रमेश सारे अलग अलग बंदे लेंगे इस रीडिंग को। तो राम ने इसकी यहां पर क्या हो गया, मतलब यहां पर बंदा एक ही ले लिया, और यहां क्या हुआ, पर्सन वेरिएबल, बंदे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अलग अलग ऑपरेटर ने लिया इसका वैल्यू, अलग अलग लोगों ने लिया। अब अलग अलग लोगों ने क्या लिखा, एक का 20 में माया, एक का 20 में माया, एक का 19 में माया, एक का 18 में माया। यहां मैंने देखा राम और मोहन ने तो करेक्ट वैल्यू मेजर किया, लेकिन रमेश और अंकित ने गलत वैल्यू मेजर कर दिया। और इसकी वास्तविक वैल्यू कितनी थी, 20 mm। अभी देखना होगा किसका एरर है, कि जिस हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं उसका एरर है, या फिर जो बंदे मेजर कर रहे हैं उनका एरर है। तो ये क्या है, ये हमारा रैंडम एरर है कि बार बार वैल्यू हमारी रैंडमली चेंज हो रही है। हमारा जो वैल्यू वो रिपीट हो रही, बार बार रिपीटेबिलिटी हो रहा है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी हो रहा है। तो यस, बोथ रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी विल बी एग्जांपल ऑफ द रैंडम एरर्स। ये दोनों ही हमारे एग्जांपल होंगे रैंडम एरर्स के। नोट डाउन दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अगर ये चीज आपको पता हो, कोई ऑब्जर्वेशन आपने n टाइम लिया, आपने एक ऑब्जर्वेशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इसका आपने n टाइम्स ऑब्जर्वेशन लिया, इसको आपने n टाइम मेजरमेंट किया, तो इसका जो रैंडम एरर होगा वो कितना होगा, 1/n टाइम्स। जो रैंडम एरर्स की वैल्यू होगी क्या होगी, 1/n टाइम्स होगी। तो इसका नोट डाउन क्या हो गया, नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, इफ रैंडम एरर्स मेजर, ठीक है, इफ रैंडम वैल्यू मेजर्स n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स है, तो तुम्हारा रैंडम एरर क्या होगा, रिड्यूस 1/n टाइम्स। कि आप अगर n टाइम उस वैल्यू को मेजर कर रहे हो, आप इसकी रीडिंग आप n टाइम ले रहे हो, तो रैंडम एरर का जो हमारा आएगा नंबर 1/n टाइम हो जाएगा। नोट डाउन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। पढ़ लो जितना पढ़ा रहा हूं, अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नोट डाउन कर लो 1/n टाइम वाला। अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो बार बार पॉज करके देखना, आपको समझ में आएगा कि मुझे पूरा एरर खत्म करना है। पढ़ने में मजा आ रही है, अगर नहीं आ रही है बताओ और कुछ मेथड चेंज किया जाए। वैसे आप लोगों को मैं जितना बता रहा हूँ उतना अगर पढ़ लिए तो मैं निश्चित कर रहा हूँ आप जेईई या नीट का क्वेश्चन लेकर के बैठ जाना, फिर सॉल्व करना। अगर नहीं आया तो मुझे चैलेंज है, बताना आपके नहीं सॉल्व हो रहा है। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो आप।
बच्चों मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस क्या होता है? प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है, एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। मैं आपसे अगर बोलूं कोई भी एक नंबर लिख दिया और बोला कि ये प्रिसाइज है या एक्यूरेट है, तो आप उसको बताओ कैसे होगा। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होती है, इस चीज को मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। मैंने सपोज किया एक बंदा है, वो खड़ा है थोड़ा आगे मुझसे और वो गोली चलाना है उसे एक उसने ले रखा है गन, और उसको मैंने एक दे दिया टारगेट पॉइंट ये है जहां मैंने प्लस बना रखा है, वो क्या है, उस बंदे का टारगेट पॉइंट है। अब मैंने बोला कि गोली चला भाई, गोली चला, और गोली तुझे ऐसा चलाना है कि वो वैल्यू प्रिसाइज भी हो, एक्यूरेट भी हो। तो गोली है, वो हर जो बुलेट होगी कहीं ना कहीं टारगेट करेगी वो। तो मैं बोलूं हर बुलेट जो भी गिर रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, वो प्रिसाइज है एक्यूरेट है, कैसे बताओगे? उसका एग्जांपल मैं लेता हूं। ये सेंटर है हमारा बच्चों, बहुत ध्यान समझना। ये सेंटर है, एक बुलेट यहां लगी, एक बुलेट यहां लगी, एक बुलेट यहां लगी, एक बुलेट यहां लगी, एक बुलेट यहां लगी। ये क्या है, नंबर ऑफ बुलेट है जो लग रही है सेंटर के आस पास। लेकिन ये दोनों बुलेट क्या है, बराबर ऐसे लग रहा, ऐसे 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 ऐसे। अब मैं बोलूं कि ये प्रिसाइज है या एक्यूरेट है, हमें पता है कि सेंटर के पास नहीं लग रहा है, ये सेंटर के पास नहीं लग रहा है। तो ये जो बुलेट लग रहे हैं यहां पे सेंटर के बगल में, ये बुलेट आपस में कितने नजदीक हैं? सेंटर पे लग रहा है, कोई बात नहीं है। ये क्या है, प्रिसाइज है हमारा, प्रिसाइज है मतलब कि सेंटर के पास में लग रहा है और जो बुलेट के पॉइंट है वो भी बिल्कुल नजदीक नजदीक है, बिल्कुल नजदीक नजदीक है। सो द वैल्यू ऑफ द पॉइंट इज प्रिसाइज, मतलब जो भी बुलेट पे हिट हो रही हैं वो बिल्कुल नजदीक नजदीक है सेंटर के, और सेंटर के पास में भी है। तो कोई भी चीज सेंटर के बिल्कुल करीब है और उसके पॉइंट बिल्कुल पास पास में भी हो तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूरेट भी होगा और प्रिसाइज भी होगा। अगर अब मैं आपको बोलूं, ये प्रिसीजन का भी एग्जांपल हो गया और एक्यूरेट भी हुआ, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारे ये बिल्कुल पास पास में है बुलेट के और सेंटर के नजदीक भी है। सपोज करो ये सेंटर यहां पे था, ये सेंटर हमारा यहां पे था और मैंने बोला कि टारगेट करो, आप बुलेट से टारगेट करो। अब टारगेट पॉइंट यहां 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 आ रहा है, एक यहां तो एक यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है। अब मैं बोलूं कि ये प्रिसाइज है या एक्यूरेट है वैल्यू? नहीं, ये प्रिसाइज भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो डेटा पॉइंट है, ये जो बुलेट का हिट पॉइंट है, इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये प्रिसाइज नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि डेटा पॉइंट जो है उसके बीच में जो डिफरेंस है बिल्कुल कम होना चाहिए, डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, तो वो वैल्यू क्या होगी, प्रिसाइज होगी। जैसे मैंने सपोज किया, बताऊंगा आपको एग्जांपल भी देकर के, इससे अच्छा एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा। अब मैं बोलूं क्या ये एक्यूरेट है? नहीं, एक्यूरेट भी नहीं है, क्योंकि इसका सेंटर तो यहां पे था, इसका सेंटर तो यहां पे था। गिरनी चाहिए थी बुलेट की फायर सारी यहां पे, ये तो गिरा भी नहीं है, तो यहां गिरा और प्रिसाइज भी नहीं है, तो ये हमारा एक्यूरेट भी नहीं है। मतलब
ना ही ये प्रिसाइज है, ना ही ये एक्यूरेट है। अब मैं तीसरा बोला कि एक बार और फायरिंग करो, आप एक बार और फायरिंग करो। अब की बार उसने क्या किया कि वैल्यू यहां तो दे दिया। अब मैं बोला कि ये प्रिसाइज है या एक्यूरेट है? नहीं, ये हमारा एक्यूरेट तो है क्योंकि ये नजदीक है सेंटर के, लेकिन प्रिसाइज नहीं है क्योंकि हिट पॉइंट एक दूसरे से दूर है। तो एक्यूरेट तो है, ये एक्यूरेट तो है डेटा पॉइंट, लेकिन प्रिसाइज अभी भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि डेटा पॉइंट कितना नजदीक है किसी भी हमारे जो हमारा मीन वैल्यू है उससे कितना नजदीक है डेटा पॉइंट, दैट इज द प्रिसाइज। और बिल्कुल कितने आसपास है, दैट इज द एक्यूरेट। सपोज करो मैंने आपको एक लेंथ दे दिया मेजर करने के लिए 5 ± 1 mm। 1 mm क्या होगा? इसका टॉलरेंस हो गया, इसका टॉलरेंस हो गया। आपको मेजर करने के लिए बोला, इसको मेजरमेंट करके दिखाओ। आपने जो मेजरमेंट किया इसका 4 mm, ठीक है, 3 mm, 4 mm, 3 mm। अब मैं क्या कह दूं, क्या ये एक्यूरेट वैल्यू है, प्रिसाइज वैल्यू है? नहीं, ये एक्यूरेट तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक वैल्यू 4 mm आई है, दूसरी 3 mm आई है। अगर मैं बोल देता क्या ये इसकी वैल्यू आ रही 5.2, 5.3, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, तो ये प्रिसाइज भी था और एक्यूरेट भी था। तो जनरली हमारा दो चीज होता है, एक हमारा होता है प्रिसाइज, ये बताता है कि डेटा पॉइंट कितने नजदीक है, और एक्यूरेट ये बोलता है कि सेंटर से डेटा पॉइंट कितने नजदीक है। प्रिसाइज ये बोलता है कि डेटा पॉइंट आपस में कितने नजदीक है, जैसे ये 5.2, 5.3, 5.1, 5.2, 5.3। और एक्यूरेट ये बोलता है कि सेंटर से डेटा पॉइंट कितने नजदीक पे है। तो वो चीज हमारा प्रेसिजन और एक्यूरेसी होता है। तो इसका मैं ग्राफ बोलूं बनाने के लिए बच्चों कि प्रेसिजन और एक्यूरेसी ग्राफ बनाओ किसी एक वैल्यू को लेकर के 5 mm का, तो आप कैसे बनाओगे? ये 5 है, वैल्यू ऐसे हमारी आ रही है, यहां मैंने ले लिया -4, यहां ले लिया +4, ठीक है। एक वैल्यू क्या आई, ठीक है, एक वैल्यू क्या आई। तो ये वैल्यू जो होगी ये बिल्कुल सही होगी क्योंकि ये ज्यादा स्प्रेड भी नहीं है और ज्यादा हमारा सेंटर से बाहर भी नहीं है। तो सेंटर के जितने नजदीक रहोगे, किसी भी टॉलरेंस के जितने नजदीक होगे वो अच्छी बात है, टॉलरेंस ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज जो इंडस्ट्री में होते हैं उनके लिए बहुत एप्लीकेबल है, और जो तैयारी कर रहे हैं बंदे उनके लिए बहुत एप्लीकेबल है कि हम कैसे प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लो बच्चों कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। इसको आप नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रिसीजन और एक्यूरेट हम कैसे निकालते हैं। मतलब डेटा पॉइंट सेंटर से कितने नजदीक है वो हमारा हो गया एक्यूरेसी, डेटा पॉइंट एक दूसरे से कितने नजदीक है दैट कॉल्ड प्रिसीजन, वो प्रिसाइज हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। अब मैं आपसे बोलूं कि डिफरेंस आप बताओ कि वेरिएबल और डिस्क्रीट डेटा में क्या डिफरेंस होता है। वेरिएबल और डिस्क्रीट डेटा में क्या डिफरेंस होता है, क्या वेरिएबल डेटा और दूसरा क्या है डिस्क्रीट डेटा, या इसे बोल सकते हैं कंटिन्यूअस डेटा, इसे बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस डेटा। दोनों में क्या डिफरेंस हमारा होता है। तो
जो चीज मेजर किया जा सके, जो चीज हम मेजरमेंट जिसका ले सके, दैट कॉल्ड वेरिएबल डेटा। जिसका हम मेजरमेंट ले सकते हैं, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो काउंट किया जा सके, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा या वेरिएबल डेटा। क्या हो? काउंटेबल हो, काउंट किया जा सके, मेजरेबल हो, मेजर किया जा सके। एग्जाम्पल, टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या हो गया? टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, प्रेशर को मेजर कर सकते हो, लेंथ, हाइट, ETC। जो चीज मेजर किया जा सके उसे बोलते हैं हम वेरिएबल डेटा। ये चीज MSA में काम आता है, मेजरिंग सिस्टम एनालिसिस में। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बस जिसको हम आंख से देख करके बता सकते हैं। जैसे अभी तो ये बच्चों के लिए नहीं है, जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, मैं आगे बता रहा हूँ प्रोफेशनल्स के लिए। जब हम कोई चीज देखते हैं कि जैसे सपोज करो हम वेल्डिंग चेक करते हैं या वेल्डिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं, तो क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा होता है हमारा, कितने उस पे शार्ट गिरे हैं, कितने पॉइंट गिरे हैं, दैट कॉल्ड द डिस्क्रीट। या कोई चीज देखते हैं हम, पेंट देखते हैं, पेंट स्पॉट पे कितने स्पॉट पड़े हुए हैं, कैसा हुआ, तो दैट कॉल्ड द डिस्क्रीट डेटा। उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा? केवल विजुअल है। क्या है? विजुअल है, बट उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, दैट कॉल्ड द डिस्क्रीट डेटा। अब एक बच्चों आता है ग्रास इरर्स, एक आता है ग्रास इरर्स। ग्रास इरर क्या होता है ये भी जान लो। ग्रास इरर, ग्रास इरर्स क्या होता है ये भी जान लो। ग्रास इरर्स क्या है? कि जो हमसे ही गलती हो जाए मेजर करने में, उसे बोलते हैं ग्रास इरर्स, मतलब ह्यूमन मिस्टेक। ठीक है, ह्यूमन क्या है ये? केयरलेसनेस, ह्यूमन केयरलेसनेस, कि आपने इंस्ट्रूमेंट का केयर किया ही नहीं। जब हम स्केल जा रहे हैं, स्केल हमने सेट ही नहीं किया, हमने गलत जगह से लेना शुरू किया। जैसे सपोज करो इसकी हमें वैल्यू लेनी है, हमने स्केल यहां से लगाना शुरू किया, तो क्या होगा? इसकी वैल्यू रीडिंग गलत आ जाएगी। या हमने वर्नियर को सेट ही नहीं किया, हमने माइक्रोमीटर को सेट ही नहीं किया, हमने लेंथ मेजर करना शुरू कर दिया, तो वो क्या होगा हमारा? या हाइट मेजर करना शुरू कर दिया, तो वो क्या होगा हमारा? केयरलेसनेस हमारी हुई, इसलिए हो गया हमारा ग्रास इरर का एग्जाम्पल। ये हो गया ह्यूमन केयरलेसनेस, इसे ग्रास इरर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? क्यों क्यों होता है ये? को नोट डाउन कर लो, कभी कभी पूछ लेता है एक नंबर में, ये जानना जरूरी है हमें। ठीक है, तो रीडिंग जो ले रहे हो क्या है? रीडिंग विदाउट प्रॉपर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि आपने इंस्ट्रूमेंट सेट ही नहीं किया और आपने रीडिंग लेना शुरू कर दिया। आपने सेट नहीं किया इंस्ट्रूमेंट और आपने रीडिंग लेना शुरू कर दिया, वो हमारा क्या हो गया? केयरलेसनेस हो गया। ठीक है, आपने इंस्ट्रूमेंट का जो रीडिंग लेना शुरू किया इंस्ट्रूमेंट से, वो टेकिंग रॉन्ग रीडिंग, सॉरी चल नहीं रहा, टेकिंग रॉन्ग रीडिंग विदाउट प्रिकॉशन। हमें रीडिंग लेना है, टेम्परेचर और प्रेशर का भी ध्यान रखना है, लेकिन हमने मशीन का टेम्परेचर और प्रेशर तो सही नहीं किया, हमने रीडिंग लेना शुरू कर दिया, वो क्या हो गया? गलत हो गया। यही एग्जांपल हमारे ग्रास इरर का हो सकता है। आपने जो ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया उस पर लगातार मिस्टेक कर रहे हो आप, तो ऑब्जर्वेशनल मिस्टेक, ये भी हमारा क्या हो गया? ग्रास इरर का हो गया। तो हुआ क्या हमारा? ह्यूमन केयरलेसनेस है, रीडिंग विदाउट प्रॉपर सेटिंग। आपने इंस्ट्रूमेंट का सेटिंग नहीं किया, आपने रीडिंग लेना शुरू किया तो गड़बड़ रीडिंग ले लिया। आपने रॉन्ग रीडिंग लिया विदाउट प्रिकॉशन, आपने टेम्परेचर प्रेशर देखा ही नहीं, आपने ह्यूमिडिटी देखी ही नहीं और आपने क्या किया? रीडिंग लेना शुरू कर लिया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आपने
गलत ले लिया, ऑब्जर्वेशन मिस्टेक आपने रखा, आपको डेटा लिखना था यहाँ 300 mm, आपने लिख दिया 200 mm, तो भी गलत हो गया हमारा। ठीक है, और क्या हो सकता है? ऑब्जर्वर नॉट सिंसियर, ऑब्जर्वर सिंसियर नहीं, उसका ध्यान कहीं और है, वो बार बार रीडिंग ले रहा, गलत हो रहा है। ठीक है, या उसके ऊपर कोई और एक्सटर्नल इंपैक्ट हो कि भाई तुम्हें गलत रीडिंग लेनी ही है, तो क्या कर सकता है बेचारा, गलत रीडिंग लेगा। इसीलिए हमें हमेशा फ्री इंडिपेंडेंट माइंड से रीडिंग लेनी चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम मेजर कर रहे हो। ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लो। मैंने लिख दिया है, पहला है रीडिंग विदाउट प्रॉपर सेटिंग, टेकिंग रॉन्ग रीडिंग विदाउट प्रिकॉशन, ऑब्जर्वेशन मिस्टेक, ऑब्जर्वर नॉट सिंसियर। ये सब हमारे ग्रास रीडर के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये चीज आप लिख लो। अब हमारा अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। इसको नोट डाउन कर लिया बच्चों? अगला टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, एरर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, निकालते कैसे, इसकी जब एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा बहुत मजा आएगी करने में। अभी खा लो, खीर बनी हुई है, जब खीर वास्तव में खानी पड़ेगी तब और मजा आएगी बच्चों। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि जो ट्रू वैल्यू आपको मेजर करनी है, आप जो आल्टर्ड वैल्यू ले रहे हो, जो आप ऑब्जर्वेशन में वैल्यू को ले रहे हो, और इंडिविजुअल रीडिंग जो लिया जा रहा है उसमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? हमारा एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। इसका डेफिनेशन क्या हो गया बच्चों? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। कि एक बंदा ने जिस वैल्यू को मेजर किया और ट्रू वैल्यू क्या है, उसके बीच में जो हमारा डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा? क्वांटिटी, वो कहलाएगी एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट। यहां पर एक चीज और लिख देना, क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, ये क्वांटिटी लिखना हमारा बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जो क्वांटिटी आपने मेजर किया, ट्रू वैल्यू उसका क्या है, और जो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, एक इंडिविजुअल जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, ये चीज हमारा जरूरी है जानना। सपोज करो आपने एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जिसकी वैल्यू है A1, A2, A3, A4 डैश AN। ठीक है, आपने ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर लिया। अब ये फिजिकल क्वांटिटी आपने मेजर कर लिया तो इसका मीन क्या होगा? इसका मीन क्या होगा? इसका मीन होगा AM इज इक्वल टू, मीन वैल्यू जो होगी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN अपॉन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन N। ठीक है, हो गई ना? इसका अर्थमेटिक मीन क्या हुआ? अर्थमेटिक मीन इसका ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं AM इज इक्वल टू 1 अपॉन N समेशन I बराबर 1 कहां जा रहा है? N A कहां जाएगा हमारा? 1। ठीक है, या AI लिख दो। ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया। अब मैं बोलूं कि यहां एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर व्हेन वी मेजर द वैल्यू? तो क्या होगा?
वैल्यू हो गया वो तो हमारा अर्थमेटिक मीन हुआ, लेकिन जो इंडिविजुअल वैल्यू हुआ A1 A2 ये क्या हो गया हमारा इंडिविजुअल वैल्यू हुआ। तो डिफरेंस किसमें किसमें होगा, ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। डेल्टा दिखाएंगे इसको, लिख सकते हैं ना कि पहले से जो मिस्टेक हुई उसकी वैल्यू क्या रही, डेल्टा 1 हो गई, ठीक है। डेल्टा 1 क्या A1, ऐसे डेल्टा A2 की वैल्यू क्या रही, डेल्टा A3 की वैल्यू क्या रही। आखिर हर इंडिविजुअल को कुछ अपना वैल्यू मेजर किया है ना, जिसकी रिस्पेक्टिवली वैल्यू आई है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN। अब अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, जो हमारी ट्रू वैल्यू होगी वो इसका अर्थमेटिक मीन होगा। अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, इसका समेशन बाई n, नंबर जितना उसने मेजर किया हो, मीन्स 1/n समेशन i बराबर 1 to n ai इनिशियल वैल्यू। अब जो हमारा इधर वैल्यू है एब्सोल्यूट एरर इज इंडिकेट डेल्टा, डेल्टा A1 क्या हुआ am माइनस A1, डेल्टा A2 am माइनस AN। अब इसका अगर हम बोले कि मैग्नीट्यूड का एरर क्या हुआ तो क्या बोलोगे बताओ। जैसे ये निकाला वैसे हम इसका मैग्नीट्यूड का भी एरर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम इधर क्या है तो क्या हो जाएगा 1/n, तब भी हमारा होगा कि नहीं होगा आप बताओ। डेल्टा A ये भी वैल्यू हमारा होगा। यही चीज तो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, जो हम इधर आ रहा बार बार यही आ रहा है ना कि इसके अर्थमेटिक मीन से कितना रीडिंग हमारी दूर पे है या कितना कम रीडिंग आ रहा है, वही माइनस कर रहे हैं ना। तो जो हम माइनस कर रहे हैं बच्चों, वही चीज हमारा क्या है ईयर है, उस ईयर को हमने इंडिकेट किया डेल्टा से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल द अर्थमेटिक मीन ईयर ऑफ द डेल्टा A इज इक्वल टू 1/n समेशन i बराबर 1 to n डेल्टा A। ये हमारा एब्सोल्यूट ईयर आ गया। अब एग्जाम्पल करते हैं अपन, एग्जाम्पल के बाद बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे इधर हमारा ये निकाला जाएगा। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। अब रिलेटिव और फ्रैक्शनल ईयर क्या हुआ, ये तो हमारा एब्सोल्यूट ईयर आ गया, इसको नोट डाउन कर लो। एब्सोल्यूट ईयर हुआ क्या मैं आपको फिर बता देता हूं, बात इसको समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, एक एक इंडिविजुअल एक एक रीडिंग मेजर किया। पहला इंडिविजुअल A1 रीडिंग मेजर किया, दूसरा इंडिविजुअल A2 रीडिंग मेजर किया, तीसरा इंडिविजुअल मतलब पर्सन A3 किया, चौथा पर्सन A4 किया। हम रिपीटेबिलिटी बोलते हैं कि बार बार रिपीट जो किया जा रहा है एक बंदे से, ठीक है, लेकिन ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो गया। अब इसका जो अर्थमेटिक मीन आया उस सारी रीडिंग का A1 A2 A3 जोड़ करके नंबर ऑफ n, तुमने n वैल्यू सपोज करो मेजर कर ली, n रीडिंग आई, तो आपको बोला जाए कि पहली रीडिंग की क्या थी, जो अर्थमेटिक मीन आया उसका वो, और जो पहली रीडिंग आई उसका डिफरेंस, वो क्या हो गया हमारा एब्सोल्यूट ईयर हो गया। तो इसकी जो फार्मूला निकल करके आया एब्सोल्यूट ईयर का 1/n समेशन i बराबर n डेल्टा A। ये चीज आपको बोर्ड में पूछी जाती है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इस पे क्वेश्चन लिखवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपका करवाऊंगा। पहले आप इस चीज को नोट डाउन कर लो। अब आगे बताऊं बच्चों, अब अगर इसको नोट डाउन कर लिए हो तो हम चलते हैं फ्रैक्शनल ईयर पे, फ्रैक्शनल या रिलेटिव ईयर। इसको नोट डाउन कर लिया आपने, गुड। बिल तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कुछ भी नहीं है, हम तोड़ देंगे लेकिन हम बढ़ेंगे जरूर, ठीक है, हम तोड़ देंगे लेकिन हम बढ़ेंगे जरूर। नंबर 3 रिलेटिव आर फ्रैक्शनल ईयर, वो क्या होगा। अभी तक मैंने क्या पढ़ा था, अभी तक मैंने क्या था एब्सोल्यूट ईयर्स पढ़ा था। अब क्या पढ़ना हमें, रिलेटिव आर फ्रैक्शनल ईयर्स क्या होते हैं।
ये जो हमारा रेशियो होता है बच्चों कुछ नहीं होता, ये हमारा जो एब्सोल्यूट एरर का रेशियो होता है डेल्टा ए, ठीक है, जो रेशियो होता है हमारा, ठीक है, उस चीज की जो है हमारा क्या होता है, और जो हमारा मीन वैल्यू होता है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है मीन वैल्यू का, जो मीन वैल्यू का मैग्नीट्यूड होता है अरिथमेटिक मीन, और जो हमारा रेशियो होता है, ठीक है, अरिथमेटिक मतलब कि इसे क्या बोलते हैं हमारा, अभी मैंने आपको बताया, क्या बताओ, ये हमारा अरिथमेटिक मीन, और हमारा ये क्या चीज है, ये मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट एरर, एक मान लो इसको दो मान लो, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, तो क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर होता है डेल्टा क्या हो जाता है एम और डेल्टा ए, ठीक है, टू द मीन वैल्यू एम, उसका रेशियो होता है, मीन वैल्यू एम का और जो मीन इधर होता है डेल्टा ए, उसका रेशियो होता है। मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं बताओ आप, इसको लिख लो, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो अपान मीन वैल्यू, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है हमारा डेल्टा ए, मीन वैल्यू क्या है एम, तो इट इज ए रेशियो ऑफ द डेल्टा एम एंड एम, अरिथमेटिक मीन ये इसका हमारा हो गया मीन वैल्यू का, और इसका रेशियो क्या है एम, इसका हमारा क्या होता है रेशियो होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। या इसको ऐसे भी लिख दो आप, सिंपल, इतना ज्यादा मत लगाओ, लिख सकते हो, ये तो हमारा वही था जो बार बार रिपीट कर रहा था, ठीक है, हमारा एब्सोल्यूट एरर बार बार रिपीट हो रहा था, तो जो डिफरेंस आया था हमारा जो ट्रू वैल्यू था और इंडिविजुअल वैल्यू से एब्सोल्यूट एरर हुआ था, और एक वैल्यू का रेशियो क्या था, अगर इसका अरिथमेटिक में निकालो तो सारे वैल्यू का a1 प्लस a2 प्लस a3 am आ जाता था, तो वही क्या है हमारा डेल्टा ए अपान ए लिख सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उसको ऐसे हम लगा देते हैं सिंबल, ठीक। अब जो रिलेटिव एरर इसका आया, इसका जो रिलेटिव एरर आया वो क्या होगा परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर आर परसेंटेज एरर, ये क्या हुआ अब बताओ, रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर क्या हुआ हमारा, रिलेटिव एरर गुणे 100, ये भी नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन लगवाता हूं तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब कोई पूछे आपसे कि परसेंटेज एरर यहीं से निकल करके आता है बच्चों, जो एब्सोल्यूट एरर होता है और जो अरिथमेटिक मीन होता है उसमें जो डिफरेंस होता है वहीं से निकल करके हमारा परसेंटेज एरर आता है, इसकी वैल्यू होती है डेल्टा ए अपान ए। तो परसेंटेज एरर क्या हो गया, परसेंटेज एरर क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू अपान ट्रू वैल्यू गुणे 100, गुणे 100, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू अपान ट्रू वैल्यू, मतलब क्या मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपान ट्रू एरर वैल्यू गुणे 100। अगर कोई पूछे परसेंटेज एरर का फार्मूला बताओ तो क्या बताओगे, मीन एब्सोल्यूट एरर अपान ट्रू वैल्यू गुणे 100। ये क्वेश्चन कर लो आप, फिर मैं आपको बताता हूं, मतलब डेल्टा ए
अपॉन ए गुणे 100। ठीक है, ये चीज कर लो आप। फिर मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे, क्वेश्चन इनके कैसे बनेंगे। थोड़ा क्वेश्चन टफ आते हैं जेई के लिए, और कोई बात नहीं, बन जाएगा, इतना टफ भी नहीं आता। एक बार आप ये पढ़ लो, क्वेश्चन बना लो, फिर मैं आपको जितना छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक पहुंचूंगा, फिर आपको जेई के क्वेश्चन और नेट के क्वेश्चन बनने लगेंगे। अभी नहीं बनेंगे, अभी बहुत आपको मैं ब्रॉड लेवल नहीं बता रहा हूँ, बहुत इजी लेवल बता रहा हूँ। अभी जब हम बर्नियर से मेजरमेंट लेंगे और स्क्रू गेज से मेजरमेंट लेंगे और आपका माइक्रोमीटर से मेजरमेंट लेंगे, कितना उसमें जो है हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है, कितना एरर निकल करके आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो निकालेंगे भी। ठीक है, अभी आप इसको नोट डाउन कर लो। एब्सोल्यूट एरर हमेशा डेल्टा ए होता है, अरिथमेटिक मीन एम हो गया, मीन क्या हो गया, एम हमारा बार हो गया। अगर परसेंटेज आप इधर बोलोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर पॉइंट ट्रू वैल्यू गुणे 100 हो गया। ठीक है, बार बार वीडियो पॉज करके देखो बच्चों, अगर समझ में नहीं आ रही हो इसको पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बच्चों ये क्वेश्चन है ईयर पे, और जेई का क्वेश्चन है, आई थिंक जेई का नेट का है, कोई ना कोई है। एक ऑब्जर्वेशन लिया गया बर्नियर कैलिपर से, लेंथ ऑफ सिलेंडर, किसी सिलेंडर का लेंथ का ऑब्जर्वेशन लिया गया और कोई बंदे ने ऑब्जर्वेशन लिया, तो उसकी रीडिंग आई 1 2 3 4 5 6 7 8 रीडिंग आई। पहली रीडिंग आई 3.29 सेंटीमीटर, दूसरी रीडिंग लिया 3.28 सेंटीमीटर, तीसरी रीडिंग लिया 3.29 सेंटीमीटर, चौथी रीडिंग लिया 3.31 सेंटीमीटर, 3.28 सेंटीमीटर, 3.27 सेंटीमीटर, 3.29 सेंटीमीटर, 3.30 सेंटीमीटर, इतना रीडिंग उसने लिया। तो पूछा है मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ सिलेंडर, मोस्ट एक्यूरेट जो रीडिंग थी लेंथ ऑफ सिलेंडर की वो इनमें से क्या थी। दूसरा पूछा है एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन उसने लिए उसमें एब्सोल्यूट एरर क्या है। तीसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, चौथा है रिलेटिव एरर क्या है, पांचवा है परसेंटेज एरर। जितना मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया सब इसी में आ गया, जितना भी अब तक पढ़ाया डेफिनेशन सारे एक क्वेश्चन में दे दिया। तो पहला आप देखो व्हाट इज द मीन एक्यूरेट लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो इसका मीन क्या होगा, मीन वैल्यू क्या होगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, जितनी भी हमारी रीडिंग उनका समेशन करोगे, मतलब 3.29 प्लस 3.28 प्लस 3.29 प्लस 3.31 प्लस 3.28 प्लस 3.27 प्लस 3.29 प्लस 3.30। ठीक है, मतलब आप लेंथ का कर रहे हो तो यहां पर लिख दो लेंथ, जिस चीज का आप कर रहे हो, ठीक, अपॉन आर, नंबर ऑफ कितने हमारा टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी भी वैल्यू है उसका सम और बाई नंबर ऑफ वैल्यू, इसका मीन, यही तो होता है मीन का डेफिनेशन। तो आप इसका लेंथ का पूरा क्या कर लिए, मीन निकाल लिए, तो ये मीन लेंथ आ गई हमारा, क्या हो गया, मीन लेंथ, मीन लेंथ, मीन लेंथ एम आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 3.29, देख लो कितनी बार क्या क्या है, जोड़ लो आराम से, जोड़ने का तरीका नहीं आ रहा मुझसे पूछ लो। 3.28 कितनी बार है, एक बार, दो बार। 3.27 कितनी बार है, एक बार, मतलब अलग अलग रीडिंग है। तो आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है, तो इनको ऐड कर लोगे जब आप, तो लगभग ये आ जाएगा हमारा 3.28875। सॉरी चल नहीं रहा है, रेड पेन से लिख रहा हूं, बाई 8
इनको 3.29 लिख सकते हैं। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, सॉरी बाई 8 है, ये पूरा 3.29 आएगा। ठीक है, ये 3.29 आया। इसको अगर हम नहीं देखते और इतना नहीं करते तब भी हम निकाल सकते थे, इसका मीन लेंथ तब भी हम निकाल सकते थे, बड़े आसानी से निकाल सकते थे। अगर आप इतना नहीं करना चाहो क्वेश्चन में तब भी आप मीन लेंथ इसका बता सकते हो। हम देख रहे हैं बार बार 3.29 एक बार आया, 3.29 दो बार आया, 3.29 तीन बार आया, और उसके बाद कोई वैल्यू है जो तीन बार आई हो। कोई वैल्यू मैं देख रहा हूं 3 बार नहीं आई, 3.28 एक ही बार आया है, दो ही बार आई है बस। 3.30 एक बार आया है, 3.27 एक बार आया है। मतलब मीन वैल्यू उसकी कहीं ना कहीं होगी जो वैल्यू बार बार रिपीट करे। 3.29 आया, इसको निकाल कर भी देखोगे तो आपको इतना ही आएगा। वैसे आप निकालना ही बेहतर समझो, साइड ट्रिक का यूज नहीं करना है। आप इसको जोड़ोगे तो ये चीज आएगा, और जोड़ने के बाद हमें ये जो एडिशन करना है बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट करना है, इसमें इरर नहीं करना है, नहीं तो हम इरर बन जाएंगे। ये बिल्कुल एडिशन करेक्ट करना ना हो तो इसको करके देख लो आप। ठीक, इतना आप कर लो पहले एक साथ, इतना पहले आप कर लो एक साथ। तो कितना आया, 9 8 17 17 9 कितना हुआ, 9 8 9 18 8 26 2 2 2 4 2 6 2 8 3 3 6 3 9.86। अब बचा क्या, ये चीज 3.31 और 3.28 3.27 यहां तक जोड़ लो। ठीक, ये जोड़ लिया। अब क्या हुआ, 6 1 7 7 14 8 22, फिर तो बचा 6 1 7 7 14 8 22। कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं, देख लो काम आएगा। फिर 8 2 10 3 13 2 15 2 17, फिर एक आया 9 1 10 3 13 3 16 3 19 आया। अब कितना बचा है, दो ही रीडिंग तो बची है। नौ 2 11 7 2 9 3 12 1 13 1 9 3 12 3 15 1 16 6 1। ठीक है, यहां देख लो कोई गलती नहीं की है। 9 9 18 8 26 6 2 2 2 4 2 6 2 8 3 3 6 3 9 करेक्ट। फिर 6 1 7 7 14 8 22 2 2 2 2 4 2 6 3 9 8 17 7 1 3 3 6 3 9 9 18 1 19। फिर 3.29 और 3.30 हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो 9 2 11 के 1 7 2 9 3 12 13 1 3 3 6 9 15 1 16 6 1, मतलब 26.3 बनाया। ठीक है, बाई 8। तो क्या हो गया, 8 3 24 2 26 8 दूनी 16 26 16। अब क्या जाएगा हमारा, 8 3 24 2 26 8 दूनी 16 16 और 7 23 होता है। 8 28 64 64 7 71 हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा, 8 28 64, इसलिए मैंने 3.29 लिख दिया है। ठीक है, कैलकुलेशन करना भी आराम से सीख लिया आपने। तो ये कैलकुलेशन आप कर लोगे तो इसकी हमारी जो मीन वैल्यू आई बच्चों, मजाक खत्म, 3.29 आया। ठीक है, अब मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितनी हुई, जो इसकी मीन वैल्यू आई लेंथ की। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर, 3.29 हुआ। तो अगर कोई पूछे कि मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द सिलेंडर क्या हुआ, ये हुआ। अब पूछा एब्सोल्यूट एरर इन द ईच ऑब्जर्वेशन क्या है, तो जितने भी एरर आए हैं उसको इनसे मीन वैल्यू से माइनस कर लोगे। जितना भी एरर आया है आपका, जितने भी ये हमारे वैल्यू है, ऑब्जेक्ट वैल्यू है, इनको मीन वैल्यू से माइनस कर लोगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एब्सोल्यूट एरर इन द ईच ऑब्जर्वेशन। पहला आंसर ये हुआ इसका। फिर एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ, पहले का क्या हुआ,
0। 3.29 में से 3.29 कर दोगे 0 हो जाएगा। फिर 3.29 से 3.28 करोगे तो 0.01 mm का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर तीसरे में क्या होगा? फिर 0 हो जाएगा। फिर कितना हो गया? 0.02 mm का आ जाएगा। सेंटीमीटर का, इसमें रीडिंग दिया है उतनी मिलेंगे। फिर 3.28, 3.29, फिर 0.01 सेंटीमीटर का आ गया। फिर 27 से 29 है, 2 आ गया। फिर कितना आ गया? 0 आ गया। फिर हम देख रहे हैं कि कितना आ गया? 0.01 सेंटीमीटर का। तो नियरली हम देख रहे हैं जो इधर हमारी रिपीटेबिलिटी हो रही है वो 0.01 से लेकर के 0.02 के बीच में रिपीटेबिलिटी हो रही है इधर की। जो हमारे एयर निकल करके आ रहे हैं वो 0.01 से 0.02 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक, अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा बच्चों, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है इनको आप सारा जोड़ दोगे और बाई 8 कर दोगे। ये तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर? अगर भैया जब हम इसका मीन निकाल लिए तो एब्सोल्यूट एरर का ही तो मीन निकालना होगा, तो इसका मीन निकाल लो। जितना जोड़ोगे बाई नंबर। तो अगर कोई पूछे मीन एब्सोल्यूट एरर, मैं यहां लिख दे रहा हूं, बाद में आप नोट डाउन कर लेना। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? ये जितना रीडिंग है सब जोड़ दोगे। 0.01, 0 छोड़ दो, 0 हटा दिया, प्लस 0.02 प्लस 0.01, फिर प्लस क्या है? 0.02 डिवाइडेड बाई 8। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा यल से, मैग्नीट्यूड। ठीक, डेल्टा यल से। इनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हमारा यल से। इनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हमारा? बताओ इस चीज को। डेल्टा यल, सॉरी डेल्टा यल से रिप्रेजेंट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर को। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल कर कितना आ जाएगा? जितना एब्सोल्यूट एरर आया है उसका बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। तो जो नंबर ऑफ वैल्यूज निकल करके आएगी तो आपका ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। मतलब इसका मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया? 0.01 सेंटीमीटर। सारा आप जोड़ोगे बाई 8 करोगे तो इसका आएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों क्या निकालना है? अब मैं आपको बताता हूं। जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लोगे तभी रिलेटिव एरर आप निकाल पाओगे। याद रखना है चीज, जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लोगे तभी आप रिलेटिव एरर निकाल पाओगे। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? एक्यूरेट लेंथ निकालोगे, इस वैल्यू का एक्यूरेट वैल्यू निकालोगे, एक्यूरेसी निकालोगे। एक्यूरेसी निकालने के बाद आपका सेकंड स्टेप क्या रहेगा? ईच ऑब्जर्वेशन का सभी एरर निकालोगे। सारी एरर जब आ जाएंगे इंडिविजुअल एरर तो उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लोगे। फिर हम रिलेटिव एरर निकालेंगे। रिलेटिव एरर क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर जो आएगा हमारा ये बाई क्या? बाई बता रहा हूं आपको क्या करना है। ठीक है, क्या तो निकाल लिया था। अब हमें निकालना है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर जो हो जाएगा हमारा वो क्या होगा बच्चों? डेल्टा यल बाई यल। अब डेल्टा यल की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 0.01 सेंटीमीटर। अभी पॉज करके वीडियो को देख लेना। अपान इसका कितना आया था हमारा लेंथ? मीन लेंथ जो आया था 3.29 सेंटीमीटर। अब 0.01 को 3.29 सेंटीमीटर से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड करो भैया इसको। 1/329 कैसे डिवाइड होगा बताओ? है कोई आइडिया? इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? इसको लिख सकते हो, पहले इसको लिख सकते हो 1/329। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? अब
इसको लिख सकते हो 1000/329 गुणे 10⁻³ लिख सकते हो। अरे भाई 1000 से डिवाइड कर दिया हमने, 1000 से नीचे कोई मतलब, फिर 10⁻³ को ऊपर ले गए, माइनस में आ गया। अब कितनी वैल्यू आएगी? 329, 2 3 जाएगा, 3 जाएगा, 3 समथिंग जाएगा, तो क्या जाएगा बताओ? 0.003 क्या सेंटीमीटर। अब परसेंटेज एरर क्या हो गया? पूरे 100 कर दोगे तो मतलब 0.3%। 0.3% जो परसेंटेज एरर होता है यही तो होता है रिलेटिव एरर गुणे 100, डेल्टा एल बाई एल गुणे 100। ये क्या होता है? परसेंटेज एरर होता है कि तुम्हारा जो रिलेटिव एरर आया है, रिलेटिव एरर गुणे 100, मतलब आपका जो रिलेटिव एरर आया है वो 0.03 सेंटीमीटर आया है। परसेंटाइल में करोगे तो 100 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारा 0.3% एग्जैक्ट। तो ओवरऑल परसेंटेज एरर क्या हुआ? ये तो परसेंटेज एरर हमारा आ गया 0.3%, रिलेटिव एरर गुणे 100, परसेंटेज हमारा आ गया। क्या परसेंटेज एरर आ गया हमारा। अब परसेंटेज एरर के बाद हमारा ओवरऑल हमारे लेंथ में अगर जो एरर हुआ है, तो अगर हम बात करते हैं तो ±0.3 का हमारा टॉलरेंस का ±0.01 सेंटीमीटर का हमारा क्या हुआ है? एरर हुआ है। तो 3.29 में ±0.01 सेंटीमीटर के लेंथ का टॉलरेंस का एरर हुआ है। और अगर हम परसेंटाइल की बात करते हैं तो 0.3% का पूरे सिस्टम में जो मेजरमेंट हुआ है उसमें एरर हुआ है। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ द एरर मेजरमेंट। कैसे हमारा मेजरमेंट करते हैं उसमें एरर आता है। ये वीडियो आप बार बार पॉज करके देखो, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही आपको लाभ करेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की तो 0.01 सेंटीमीटर का टॉलरेंस में एरर हुआ है। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 3.3% का हमारा एरर हुआ है। ठीक, ये चीज हम लिखेंगे। बच्चों क्लियर? आज के लिए इतना आप देखो, बाकी आगे हम और टॉपिक इसको आगे ले जाएंगे और जेईई के क्वेश्चन करवाएंगे, आपको समझ में आएगा अच्छे से।